हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। तो जो हम चैप्टर इसमें दूसरा पढ़ाया जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जो सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर क्या पढ़ाया जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हम क्या देखे थे, क्या समझे थे कि किस तरह से प्राथमिक क्षेत्रक और जो द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक है, उसमें जो तृतीय क्षेत्रक है सेवा क्षेत्र, उसका प्रभाव, उसका महत्व धीरे धीरे क्या हुआ है, बढ़ता गया। यानी कि हम ये कहें कि दूसरा क्षेत्रक जो औद्योगिक क्षेत्रक है और जो तीसरा क्षेत्रक है सेवा क्षेत्रक, उसका प्रभाव महत्व दिनों दिन बढ़ता चला गया है। लेकिन एक उसमें कमी देखने को मिली कि दूसरा क्षेत्रक और जो तीसरा क्षेत्रक है, यानी कि जो प्राथमिक के अलावा द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रक है, उसमें यानी कि औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक, तो उनका उत्पादन तो सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान तो रहा है ज्यादा, लगभग 80%, 4/5। लेकिन रोजगार देने के जो मामले हैं उसमें ये दोनों क्षेत्र क्या रहे हैं, पीछे रहे हैं। जिस हिसाब से इन्होंने सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दिया है, अपना महत्व पेश किया है, उस हिसाब से इन्होंने रोजगार का सृजन नहीं किया है। इसलिए पिछले जो 40 सालों का हमने देखा इतिहास, उसमें जो 2013-14 के जो आंकड़े हैं उसमें लगभग 50% यानी कि 49% जो रोजगार अभी भी उपलब्ध करा रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र की है। प्राथमिक क्षेत्र की क्या कर रहा है, 49% रोजगार उपलब्ध करा रहा है। बाकी 50% में दोनों द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक हैं। तो इस तरह से अभी भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का क्या है, क्या कहते हैं, महत्व उतना नहीं रहा पहले के जमाने में, पहले के हिसाब से। लेकिन जो रोजगार देने का की बात है तो उसमें क्या हुआ है कि अभी भी कृषि जो क्षेत्र है, यानी कि प्राथमिक जो क्षेत्र है, वही सबसे अधिक रोजगार दिए हुए है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ना है, आज का जो पहला पॉइंट है उसका ये है कि संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। आज का जो पहला पॉइंट है, संगठित और असंगठित रूप में, असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। तो अब देखिए, अब जब हम आर्थिक कार्यों के विभाजन या हम कहें आर्थिक कार्यों के विभाजित करने के अन्य तरीकों का परीक्षण करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि काम करने की शर्तें क्या है, काम करने की शर्तें क्या है, क्या कोई नियम है। तो इस उदाहरण, अब हम कुछ उदाहरण, दो उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए एक है कांता, एक है कांता, एक है कमल। अब कांता जो क्या करता है, वह कांता जो है एक कार्यालय में काम करती है। कांता क्या करती है, एक कार्यालय में काम करती है। वो क्या 9:30 बजे से उस कार्यालय में काम करने जाती है और 5:30 बजे तक वो कार्यालय में काम करके चली जाती है। यानी कि लगभग वो 8 घंटे काम करती है, इसमें कार्यालय में काम करती है। अब देखिए, महीने के अंत में उसको उसका जो वेतन मिलना चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। यानी कि महीने के 30 या 31 तारीख को उसका वेतन आराम से मिल जाता है। इसके अलावा रविवार की छुट्टी भी उसे मिलती है और उसका वेतन कटता नहीं है, यानी कि रविवार की जो छुट्टी होती है उसका वेतन उसको कटता नहीं। इसके अलावा तमाम प्रकार की वो छुट्टियां भी लेती है और अलग प्रकार से उसके भत्ते भी मिलते हैं। वेतन तो मिलता ही है, अलग प्रकार के चिकित्सीय या अन्य भत्ते भी उसको मिलते हैं और उसे छुट्टियां भी मिलती है। तो उस प्रकार से उसको टाइम से टाइम क्या होता है, उसको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। यानी कि वो काम, उसे बीमारी अगर पड़ गई तो उसे छुट्टी मिल जाएगा या अन्य कोई छुट्टी लेना चाहे तो उसे मिल जाता है और उसका पैसा भी नहीं कटता है। तो वेतन पूरा मिलता है और छुट्टियां भी मिलती है, अन्य सुविधाएं भी, अन्य भत्ते भी उसे मिलते हैं। और जब उसको काम दिया गया था तो उससे एक क्या होता है, काम देने के लिए जब काम दिया गया था तो उसके क्या कराया गया था, एक क्या कहा जाता है, हाँ, नियुक्ति पत्र, उसे नियुक्ति पत्र भी दिया गया। अब दूसरा जो कमल है, ये जो है एक
दैनिक मजदूर की तरह एक दुकान में काम करता है। ये दैनिक मजदूर है जो एक दुकान में काम करता है, ये ज्यादा टाइम काम करता है। मान लीजिए ये 7:30 बजे काम करने जाता है और 8 बजे रात को काम करके वापस लौट के आता है। अब ये इसका काम जो है नियमित नहीं है, इसे छुट्टी का भी इसको रविवार के इसको छुट्टी नहीं मिलती, इसे रोज काम करना है। रोज काम करेगा, इसको रोज का काम का पैसा मिलेगा। अगर जिस दिन ये काम नहीं करेगा उस दिन इसको पैसा नहीं मिलेगा। इसको अन्य भत्ते नहीं मिलते, जैसे कांता को अन्य भत्ते भी मिलते थे ना, तो इसको अन्य भत्ते भी नहीं मिलेंगे। अगर ये बीमार पड़ जाता है, अगर घर रुक जाता है, दुकान पे नहीं जाता, तो उस दिन इसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो यानी कि अन्य इसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, जितना दिन काम करेगा उतना दिन इसको काम मिलेगा। और इसके साथ साथ इसको कभी भी काम से निकाला भी जा सकता है। अगर जो दुकान मालिक है उसको ये अच्छा नहीं लगता है, इसका काम अच्छा नहीं लगता, तो कभी भी इसको काम से निकाल सकता है। और इसे कोई नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, ना उसके कोई क्या नियम कानून है कि इतना टाइम तक आपका काम निश्चित है या नियमित है। इसका काम भी नियमित नहीं है। तो अब दोनों उदाहरण से हमने क्या देखा कि कांता जो है उसका कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। जो दो क्षेत्र हैं संगठित और असंगठित, तो कांता जो है वो उसमें काम करती है, संगठित क्षेत्र में काम करती है। और अब संगठित क्षेत्र वे उद्यम या वे कार्य स्थल है, संगठित काम या संगठित जो है वे उद्यम है या वे कार्य स्थान है, स्थल है, जहां पे रोजगार क्या होता है, रोजगार की अवधि नियमित होती है। रोजगार की क्या होती है, अवधि जो होती है नियमित होती है कि इतना टाइम से इतना टाइम आपको काम करना है, नियमित होती है। और जो काम होता है वो क्या होता है, सुरक्षित होता है। जो संगठित क्षेत्र में होता है काम, वो रोजगार नियमित होता है और वो सुरक्षित होता है। और इसके अलावा सरकारी नियमों का पालन करना होता है। बहुत सारे सरकारी नियम बनाए गए होते हैं और ये हम कह सकते हैं कि सरकारी जो काम होता है इसी को संगठित क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। सरकारी काम से संबंधित इसके नियम कानून पूरे होते हैं और इस नियम कानून जो बनाए गए होते हैं उसका पालन भी करना होता है। अब इस नियमों की अनेक विधियां होती हैं। क्या होती हैं, इस नियमों के संगठित क्षेत्र में काम निश्चित होता है, नियमित होता है, सुरक्षित होता है, नियमों का पालन करना होता है। और जो अनेक विधियां होती है, इस संगठित क्षेत्र में अनेक विधियां होती है। जैसे कि कारखाना अधिनियम हो गया, कारखाना से संबंधित अधिनियम बनाया जाता है कि कोई मजदूर से संबंधित अगर कोई काम कर रहा है तो हर चीज का नियम होता है, लेखा जोखा होता है, हर नियम होता है, लिखित नियम होता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम होता है कि इस कारखाने में काम कर रहा है, इस कंपनी में काम कर रहा है, उसका न्यूनतम क्या है, कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिए, उससे कम नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा दुकान प्रतिष्ठान, दुकान या प्रतिष्ठान जो होता है अधिनियम होता है। ऐसे बहुत सारे अधिनियम होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे संगठित क्षेत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसी को संगठित क्षेत्र कहा अब जाता है। अब देखिए संगठित क्षेत्र में क्या होता है, संगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी होते हैं उनका रोजगार जो होता है वो रोजगार के उनको लाभ मिलते हैं। यानी कि क्या हम क्या कर सकते हैं कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। यानी कि जो संगठित क्षेत्र में जिनको रोजगार मिल गया, जिनको काम मिल गया, उनको बिना किसी कारण के या बिना किसी गलती के उन्हें निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि उनको नियुक्ति दी गई होती है और उसपे बहुत सारे कायदे कानून होते हैं। तो संगठित क्षेत्र में जो रोजगार होता है वो क्या होता है, सुरक्षा होता है और उनसे निश्चित समय तक ही काम की आशा की जाती है। संगठित क्षेत्र में क्या किया जाता है, रोजगार सुरक्षित होता है, उनको जब बिना किसी गलती के निकाला नहीं जा सकता है। और ये जो इनको काम दिया गया होता है वो नियमित होता है, निश्चित होता है कि इतना टाइम तक आपको काम करना है। ये नहीं जैसे कि संगठित क्षेत्र में मान लीजिए 8 घंटे का इनको काम दिया गया है तो ये 8 घंटे का ही काम करेंगे, ये 8 घंटे के बाद ये अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में अगर आपका निश्चित नियम है कि 8 घंटे आपको कम से कम काम करना है, लेकिन अगर संगठित क्षेत्र में 8 घंटे से आप ज्यादा काम करते हैं, उसके बदले क्या दिया जाता है, उसके काम के बदले आपको अलग से क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। तो काम आप अतिरिक्त करेंगे तो आपको अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। अब इनके लाभ क्या हैं, अलग से इनको लाभ क्या मिलता है, संगठित क्षेत्र में हम कहते हैं कि इनको अलग से लाभ क्या मिलता है। तो देखिए काम निश्चित हो गया, सुरक्षित हो गया, नियमित हो गया, अलग अलग ज्यादा काम करने के ज्यादा पैसा। अब जो उनके लाभ होते हैं क्या होते हैं कि अवकाश। अब मान लीजिए इनको अवकाश की आवश्यकता है तो इन्हें अवकाश दे दिया जाएगा, छुट्टी की आवश्यकता है इन्हें छुट्टी दे दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो भत्ते होते हैं वो इन्हें दिया जाता है, वेतन के साथ साथ वेतन टाइम से दिया जाएगा, अन्य भत्ते दिए जाएंगे। और इसके अलावा इनके लिए पेयजल की व्यवस्था की जाती है, ऐसा वातावरण दिया जाता है, काम करने के लिए एक अच्छा वातावरण
दिया जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं किनके लिए की जाती हैं? संगठित क्षेत्र के लिए। अब देखिए इसके विपरीत जो कमल है, कमल था ना, हाँ, इसके विपरीत जो कमल है वो असंगठित क्षेत्र में काम करता है। कमल कहाँ पे काम करता है? कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। अब ये जो छोटी छोटी, ये जो असंगठित क्षेत्र होता है क्या होता है? वो छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी बिखरी इकाइयां होती हैं। असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र के तुलना में जो असंगठित क्षेत्र होता है उसमें काम कमल करता है, और असंगठित क्षेत्र क्या होती है? छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है, छोटी छोटी बिखरी इकाइयां होती हैं जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। जो असंगठित क्षेत्र होता है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, और इसमें भी बहुत सारे नियम होते हैं। और जैसे सरकारी संगठित क्षेत्र में बहुत सारे नियम होते हैं, उसी तरह से असंगठित क्षेत्र में भी बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र की तरह, संगठित क्षेत्र की तरह इसमें भी असंगठित क्षेत्र में बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है कि संगठित क्षेत्र की तुलना में वेतन बहुत ही कम मिलता है, और संगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र की तुलना में वेतन क्या होता है? बहुत ही कम मिलता है, और वह काम जो होता है, रोजगार जो होता है, वो नियमित नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि संगठित क्षेत्र में जो काम होता है वो नियमित होता है, एक निश्चित टाइम होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में जो एक तो पैसा कम मिलता है, वेतन कम मिलता है, आय कम होती है, और इसके साथ साथ जो काम होता है वो नियमित नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है कि अतिरिक्त समय में अगर आप काम करते हैं, अतिरिक्त समय, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 8 घंटे से ज्यादा काम करने पे आपको क्या मिला है? अतिरिक्त वेतन मिला है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है कि अतिरिक्त टाइम में भी आप काम किए, आप 8 घंटे से ज्यादा किए, 10 घंटे से ज्यादा किए, तो उसमें कोई अलग से पैसा आपको वेतन नहीं मिलेगा। इसके अलावा वेतन, सवेतन छुट्टी भी नहीं मिलती है। जैसे कि जो संगठित क्षेत्र में बहुत सारे त्योहार आते हैं उसमें छुट्टी होती है, तो आप काम करने नहीं जाएंगे तभी उसका वेतन मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। अगर छुट्टी है, आप नहीं गए काम करने, तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। तो जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा होता है। इसके अलावा क्या होता है कि अवकाश, यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में अवकाश अगर आप लेना चाहें तो मिलने की एक तो संभावना कम होती है, और अगर किसी तरह से आपको अवकाश दे भी दिया जाता है तो क्या होगा? उस अवकाश देने के बदले आपको उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा, जबकि संगठित क्षेत्र में अवकाश देने के बावजूद उस दिन का वेतन मिलता है। और इसी तरह से बीमारी की छुट्टी लेते हैं तो बीमारी की छुट्टी पर भी आपको वेतन नहीं मिलेगा। तो ये कोई भी प्रावधान इसमें असंगठित क्षेत्र में नहीं है, ठीक इसके विपरीत है। यानी कि इसमें हर प्रकार का फायदा है, हर प्रकार से लाभ मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? इस प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। अब इसके अलावा क्या होता है? देखिए इस क्षेत्र में काफी संख्या में कौन है? लोग अपने अपने छोटे कार्यों में लगे होते हैं। इसमें असंगठित क्षेत्र में लोग अपने अपने छोटे कार्यों में लगे होते हैं। ज्यादा संख्या में क्या होते हैं? लोग अपने अपने छोटे कार्यों में लगे होते हैं, जैसे कि सड़कों पर विक्रय करना, सड़कों पे सामान को बेचना। लोग क्या करते हैं असंगठित क्षेत्र में कि सड़कों पे लोग सामानों को बेचते हैं, ये भी काम करते हैं। मरम्मत से संबंधित कोई भी काम हो गया वो काम करते हैं। इसके अलावा इस संगठित असंगठित क्षेत्र में कृषक जो लोग होते हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, अपने खेतों में भी काम कर रहे होते हैं। और जब टाइम आता है, मौका आता है, जब इन्हें आवश्यकता होती है काम की, तो वे अपने मजदूरों को बुला लेते हैं। वो जो कृषक होते हैं अपने खेतों में भी काम कर रहे थे, और जब इनको आवश्यकता होती है तो वे उनको बुला लेते हैं, फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में। तो आपको ये समझ आया होगा इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? संगठित क्षेत्र। तो कोई भी अगर काम करना चाहेगा तो वो संगठित क्षेत्र में काम करेगा, ना कि असंगठित क्षेत्र में, क्योंकि संगठित क्षेत्र एक नियमित काम होता है, रोजगार की सुरक्षा होती है, अच्छा वेतन मिलता है, अवकाश मिलता है, अन्य भत्ते मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। जबकि ठीक ये विपरीत है असंगठित क्षेत्र, इसमें कुछ नहीं मिलता है, इसमें कोई फायदा नहीं होता है। इसमें जबरदस्ती लोग काम करते हैं, जहाँ पे जिनको काम नहीं मिलता है तो उन्हें जबरदस्ती यहाँ पे काम करने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है। तो आई होप आपको संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है असंगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। अगला जो पॉइंट है असंगठित क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का संरक्षण
श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। पहले पॉइंट से तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। उनके साथ कि हम कह सकते हैं कि शोषण किया जाता है, उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अब अगला पॉइंट यही है कि असंगठित क्षेत्र को के श्रमिकों का संरक्षण और असंगठित क्षेत्र को के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, यानी कि क्या किया जाए कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण हो। देखिए, तो असंगठित जो क्षेत्र है उसमें अत्यधिक मांग संगठित क्षेत्र में क्या होता है, अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है। यानी कि और जो संगठित क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, जब अत्यधिक मांग होती है तभी जाके ये क्या करता है, रोजगार को प्रस्तावित करता है। लेकिन रोजगार के अवसरों में जो वृद्धि होती है, रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। ये एक तो रोजगार बहुत ही कम मिलता है, संगठित क्षेत्र में बहुत कम मिलता है रोजगार, बहुत ज्यादा मांग किया जाएगा तब जाके इसमें रोजगार प्रस्तावित किया जाता है। और जो रोजगार की जो अवसर होता है उसकी भी वृद्धि बहुत ही धीमी गति से होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संगठित क्षेत्र में काम मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें जगह बहुत ही कम मिलता है, इसमें जगह बहुत ही कम होता है, इसमें रोजगार के अवसर बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अब जो संगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र के आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जो संगठित क्षेत्र है असंगठित क्षेत्रों के रूप में काम करता है। क्या जो संगठित क्षेत्र है वो क्या करता है, असंगठित क्षेत्रों के रूप में काम करता है। मतलब ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि संगठित क्षेत्र में जब लोगों को काम नहीं मिलता वे क्या करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश होते हैं। क्या करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए, हाँ, संगठित क्षेत्र में मैंने क्या होता है कि संगठित क्षेत्र में काम बहुत ही कम मिलता है और रोजगार के अवसर की जो वृद्धि होती है बहुत धीमी गति से होती है। तो ऐसे में आमतौर पे हम कहते हैं कि संगठित क्षेत्र क्या है, संगठित क्षेत्र ही असंगठित क्षेत्र को के रूप में काम करता है। अब जब संगठित क्षेत्र में लोगों को काम नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अब क्योंकि वहां पे वेतन बहुत ही कम मिलता है, असंगठित क्षेत्र में वेतन बहुत ही कम मिलता है, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं होती है, उनको ज्यादा काम करना होता है और इसके साथ साथ उनका शोषण भी किया जाता है। क्यों, अब देखिए ये लोग संगठित क्षेत्र में जब काम नहीं मिलेगा तो उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, परिवार की एक निश्चित एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें असंगठित क्षेत्र में काम करना पड़ता है। तो ये लोग काम तो करना चाहते नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही समस्याएं होती हैं, इनके साथ काफी शोषण होता है, लेकिन इन्हें जबरदस्ती काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। देखिए सन 1990 से ही क्या हो रहा है, सन 1990 से ही यह देखा गया है कि संगठित क्षेत्रों में क्या हुआ, असंगठित क्षेत्रों में क्या हुआ है कि संगठित क्षेत्रों में बहुत अधिक श्रमिक रोजगार खोते हुए चले जा रहे हैं। 1990 से क्या हमने देखा है, 1990 से संगठित क्षेत्रों में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रोजगार खोते हुए चले जा रहे हैं। और जब रोजगार यहाँ से समाप्त हो रहा है तो लोग कहाँ जा रहे हैं, असंगठित क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से रोजगार, एक तो रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहा है और रोजगार धीरे धीरे यहाँ से लोग खोते चले जा रहे हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं, असंगठित क्षेत्रों में चले जा रहे हैं, जहाँ पे वेतन क्या होता है, जहाँ पे वेतन बहुत ही कम मिलता है। अब मान लीजिए जिसके पास कोई काम न हो, किसी व्यक्ति के पास कोई काम न हो, वो पहले संगठित क्षेत्र में काम कर रहा था, पहले कोई व्यक्ति है संगठित क्षेत्र में काम कर रहा था, उसमें अच्छा वेतन मिल रहा था, हर प्रकार की सुविधाएं थी, लेकिन जब वो काम वहां से खो दिया तब अब उसके यहाँ आय के अन्य स्रोत नहीं है और उसे दिखाई दे रहा है कि कहीं पर असंगठित क्षेत्र में हमको काम मिल सकता है तो वो जरूर जाएगा। क्या हुआ, उसको वेतन कम मिल रहा है, तो ऐसे में वे लोग असंगठित क्षेत्र की तरफ क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें क्या मिलता है, वेतन बहुत ही कम मिलता है और असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार के साथ साथ क्या होता है, श्रमिकों के संरक्षण की सहायता। अब देखिए इन्हें असंगठित क्षेत्र में जाना पड़ता है जहाँ पे वेतन कम मिलता है, बहुत सारी जो सुविधाएं संगठित क्षेत्र में मिल रही थी वो नहीं मिल पा रही, यानी कि बहुत सारी कमियां असंगठित क्षेत्र में दिखाई देती हैं। तो अब असंगठित क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, असंगठित क्षेत्र की आवश्यकता ये है कि रोजगार के अवसर को उपलब्ध किया जाए और रोजगार के करने वाले श्रमिकों को क्या किया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए। जो एक तो इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध किया जाए इस क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में
श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध किया जाए और उन रोजगार करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उनका संरक्षण किया जाए, उसकी जो आवश्यकता है उसकी सहायता की जानी चाहिए। जो भी लाचार लोग हैं, जो भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि लाचार लोग कौन है, यानी कि किनके साथ असंगठित क्षेत्र में समस्याएं होती हैं, किनका शोषण किया जाता है, तो ये लाचार लोग कौन है? तो ये लाचार लोग कौन है? ये जो लाचार लोग हैं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक हैं। कौन है? ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गांव के जो ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक होते हैं वे हैं, जो छोटे किसान होते हैं वे हैं। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भूमिहीन श्रमिक होते हैं, छोटे किसान होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे कारीगर होते हैं, जैसे हम कहें बुनकर हो गए या लोहार हो गए या अन्य प्रकार के जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं वे भी क्या असंगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं। अब देखिए भारत के जो 80% लोग हैं, ग्रामीण के 80% लोग ये क्या होते हैं? गांव के लोग होते हैं, गांव में काम करने वाले लोग होते हैं। 80% लोग क्या होते हैं? और गांव के लोग होते हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, किसी न किसी तरह से वे गांव से संबंधित होते हैं। कितने लोग? 80% लोग। अब इसमें किसान भी आते हैं, तो एक तो इन्हें रोजगार देने की आवश्यकता है, भूमिहीनों को या छोटे किसानों को, या हम कह रहे हैं कि जो छोटे मोटे कारीगर हैं उन्हें काम देने की आवश्यकता है। और दूसरा जो इसमें से किसान है, अब किसानों के पास भी पर्याप्त धन नहीं होता, उनकी आय इतनी नहीं होती है, उन्हें क्या आवश्यकता है? उनके लिए बीजों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बीज की आवश्यकता है, उर्वरकों की आवश्यकता है और कृषि उपकरणों की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। तो सरकार व्यय करे और इन लोगों की इन आवश्यकताओं को पूरा करे, तो इन लोगों की आय बढ़ेगी, इन लोगों का जो समस्याएं हैं वो सुधर जाएंगी। तो असंगठित क्षेत्र में ये लोग भी आते हैं, कृषक भी आते हैं। इन्हें जो कृषक है उन्हें बीज उर्वरक मुहैया कराया जाए, जल सिंचाई और कृषि यंत्रों के द्वारा उन्हें सस्ते दरों पे ये सब उपलब्ध कराया जाए, तो इनकी भी स्थिति सुधर जाएगी। तो इन्हें इस तरह से, ग्रामीणों को इस तरह से संरक्षण देने की आवश्यकता है। इसी तरह से अब हम शहरों की बात करते हैं। तो शहरों में जो लोग होते हैं, शहरों में कौन लोग होते हैं? असंगठित लोग। तो शहरों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं दिहाड़ी मजदूर। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं, वे लोग होते हैं शहरों में काम करने वाले। इसके अलावा कौन होते हैं? इसके अलावा जो सड़कों पे कुछ बेचते हैं, यानी कि ठेला पे कुछ बेचते हैं, वे लोग होते हैं। जो मरम्मत कार्यों में लगे होते हैं वे लोग होते हैं। जो क्या कहते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं वे लोग होते हैं। जो सर पर बोझ ढोते हैं वे सब लोग होते हैं। तो वे सब क्या होते हैं? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं। तो उन्हें भी आवश्यकता है, उनकी भी सहायता की जाए, उनको भी कुछ आय सरकार की तरफ से प्रदान किया जाए। या इसके अलावा जो उद्योग है, छोटे मोटे उद्योग है शहरों में, वे भी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे श्रमिकों को, भूमिहीन श्रमिकों को, सॉरी दिहाड़ी मजदूरों को काम मिलता है। तो जो छोटे मोटे रोजगार उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको सरकार के द्वारा उन्हें क्या किया जाना चाहिए? कुछ आर्थिक सहायता देना चाहिए, जिससे उनका उत्पादन और विपणन हो सके। क्योंकि सरकार आर्थिक सहायता देगी तो उनका उत्पादन होगा, बढ़ेगा, उनके पास आय पैसा होगा, तभी ना वो कच्चे माल को उत्पादित वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो सरकार को कुछ क्या कहते हैं, ऋण देने की आवश्यकता है, जिससे उनका जो उत्पादन कार्य होगा वो सुचारू रूप से चल सकेगा और फिर वो क्या कर सकते हैं? उसका विक्रय कर सकते हैं। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग, मजदूर लोग लगे होते हैं। तो ये सारी समस्याएं क्या है? सरकार के सामने है, जिसको सरकार क्या कर सकती है? अपने व्यय करके इन समस्याओं को, असंगठित क्षेत्र को में काम करने वाले लोगों की समस्याओं को सरकार क्या कर सकती है? सुलझा सकती है। अब देखिए, हम देखते हैं, हम यहाँ पाते हैं, क्या पाते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर काम करने वाले लोग हैं असंगठित क्षेत्र में, उसमें कौन कौन लोग हैं? अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा, अगर संख्या में देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या में इन क्षेत्रों में कौन कौन काम करता है? तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लोग इन क्षेत्रों में ज्यादा काम करते हैं। तो अब देखिए, इन लोगों की एक तो आय कम होती है, इन लोगों को रोजगार, ये लोग इसमें रोजगार करते हैं, इन लोगों की एक तो आय कम होती है और ऊपर से इनके साथ
रोजगार की आय कम होती है, इनका काम अनियमित होता है, और इनके साथ एक और समस्या होती है, इनके साथ सामाजिक भेदभाव की भी स्थिति होती है, ये सामाजिक भेदभाव के भी शिकार होते हैं। तो इनके स्थिति को सुधार करने के लिए, इनके आर्थिक विकास को सुधारने के लिए, आर्थिक विकास इनका हो, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए इनके लिए आवश्यक है कि इन्हें अच्छे काम मिल दिए जाए, अच्छे वेतन दिए जाए, और जो सामाजिक इनकी कमियां यानी कि सामाजिक भेदभाव किया जाता है उस समस्या को निपटाया जाए, तब जाके इनकी स्थिति क्या हो सकती है, सुधर सकती है। तो ये सारी समस्याएं हैं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों में, जिसमें सरकार के बिना योगदान के इन समस्याओं को सुलझाया जा नहीं सकता है। तो ये थे असंगठित क्षेत्रों में भेदभाव करने वाले श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, इसके बारे में। अब इसमें का आज का जो लास्ट पॉइंट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अगला पॉइंट है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, देखिए अब सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है कि देखिए सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, जो सरकार के द्वारा कुछ भी काम किया था, सार्वजनिक काम तो सरकार के द्वारा किया था सभी लोगों के लिए, जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है, अब सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पे किसका अधिकार होता है, किसका स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, और सरकार ही क्या करती है, विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का अधिकार होता है, और सरकार ही क्या करती है, सेवाएं उपलब्ध कराती है। जबकि निजी जो क्षेत्र है ठीक इसका उल्टा है, ठीक इसका विपरीत है कि निजी क्षेत्र में जो सेवाएं होती हैं उसके वितरण की जिम्मेदारी किसकी होती है, एकल व्यक्ति की होती है या कंपनी की होती है। यानी कि निजी क्षेत्र में एक जो मुख्य व्यक्ति होता है उसी का उसके अधिकार होता है, उसी का स्वामित्व होता है, या उससे संबंधित कंपनी का। तो दोनों का मतलब क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पे किसका अधिकार होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का अधिकार होता है, और सरकार ही सेवाएं उपलब्ध कराती है। जबकि निजी क्षेत्र में सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी किसकी होती है, एकल व्यक्ति की होती है या कंपनी की होती है। जैसे हम कह रहे हैं रेल हो गया, रेल से संबंधित काम हो गया, रेल का काम, रेल मतलब रेल हो गया, डाक विभाग हो गया, रेलवे हो गया, और डाक विभाग हो गया। ये किसके उदाहरण है, सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण, जो सरकार के द्वारा ये सब काम किए जाते हैं और इस पे सबका अधिकार होता है, नहीं सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। ये जो सुविधाएं दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है, सरकार के द्वारा, इसी को सार्वजनिक सुविधाएं कहा जाता है। अब जैसे हो गया, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा का जो कंपनी है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा का जो कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या जो रिलायंस की है, रिलायंस की, ये सभी क्या है, ये निजी क्षेत्र कंपनियां हैं। यानी कि इस पे किसी एकल व्यक्ति या उस कंपनी का अधिकार होता है, इसमें सरकार का लेना देना इससे नहीं होता है। तो ये रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये जो भी कंपनियां हैं वे निजी क्षेत्र के उदाहरण है। जबकि रेलवे, डाक विभाग इसके उदाहरण है, ये है सरकारी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। अब देखिए निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, अपना लाभ अर्जित करना। जब निजी क्षेत्र में कोई व्यक्ति होता है जो एकल व्यक्ति है, या उस कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो जब कंपनी खोलते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। उनकी सेवाओं को हम प्राप्त करने पे क्या करते हैं, हमें उन कंपनियों को या उस एकल व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है। अगर वे कोई सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं का हम लाभ उठा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अलग से हमें भुगतान करना पड़ा। जैसे कि हम रिलायंस को ही मान लें, रिलायंस जी, जैसे रिलायंस में जियो, जैसे
रिलायंस जियो जो सिम है, सिम कार्ड है, अब हम उससे कॉल करते हैं, बात करते हैं, हम उस सिम का उपयोग करके हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं। अब उसके बदले हमें क्या देना होता है, हमें पैसा देना होता है, हमें भुगतान करना होता है कंपनी का। तो कंपनी हमें क्या कर रही है, हमें कुछ फायदा पहुंचा रही है, हमें कुछ सेवा दे रही है, और उसके बदले हमें क्या करना होता है, हमें भुगतान करना होता है। तो ये निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, केवल लाभ ही नहीं होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ ही नहीं होता है, बल्कि जनता को, आम आदमी तक लाभ पहुंचाना भी इसका उद्देश्य होता है। और अब सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे निजी क्षेत्र में जब कंपनी व्यय करी, व्यक्ति ने व्यय किया, हमारे पास सुविधा पहुंचाया, हमको सेवा दिया, तो उसके बदले उसने क्या किया, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से उसने पैसा लिया, यानी कि भुगतान हमसे लिया। लेकिन जब सरकार हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, सरकार का जो उद्देश्य होता है कि से लाभ प्राप्त करना तो होता नहीं है, जनता को भी लाभ देना होता है। तो जो सरकार व्यय करती है उस लाभ, हमें लाभ देने के लिए, पहुंचाने के लिए, उस व्यय की भरपाई सरकार कैसे करती है? सरकार तो हमसे डायरेक्ट पैसा देती नहीं, कि ये काम दिया तुरंत पैसा लिया। तो सरकार जो व्यय की भरपाई करती है, वो करों से या अन्य माध्यमों से वो क्या करती है, व्यय की भरपाई करती है। तो दोनों क्या करते हैं, तो इस दोनों में हमें समझ में क्या है कि निजी क्षेत्र का उद्देश्य निजी लाभ होता है, अपना लाभ होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सिर्फ लाभ ही नहीं होता, जनता को भी लाभ पहुंचाना होता है। निजी क्षेत्र में सेवाओं के बदले तुरंत भुगतान लेते हैं, जबकि ये कर के रूप में हमसे भुगतान लेते हैं। अब देखिए, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका आवश्यकता समाज को है, आम आदमी को है। ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, जिनकी समाज को आवश्यकता है, जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं कि जिनको अगर निजी क्षेत्र हमें उचित दाम पे वो सुविधा या सेवा उपलब्ध कराना चाहे तो वे कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी क्षमता से बाहर होता है। क्यों? क्योंकि हजारों से, अब वो उनकी क्षमता से बाहर क्यों होता है, क्योंकि वो काफी अधिक महंगी होती हैं। वे सुविधाएं जो वे हमें देना चाहते हैं वो काफी अधिक महंगी होती हैं, और वे इसलिए हमें उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि वो उतना महंगा पे हम लोग उस सुविधा को ले भी नहीं सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, अब कोई भी सुविधा अगर उपलब्ध कराई जाएगी, अगर कोई निजी या सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र अगर सुविधा उपलब्ध कराती है, तो वो हजारों लोगों से पैसा एकत्रित नहीं कर पाएगी, वो हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो यदि वे चीजों को क्या करते हैं, उपलब्ध करा भी देते हैं, तो वे ऊंची कीमत पे वसूलते हैं। कौन? निजी क्षेत्र। एक तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो सुविधा को हमारे सामने हमें प्रस्तुत कर सके, हमें वो सुविधा दे सके। लेकिन अगर वे सुविधा दे भी देते हैं किसी तरह से, तो वे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा मांगते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वे कीमत वसूलते हैं। अब वे कौन सी सुविधा हो सकती है, जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, या रेलवे हो गया, या बिजली हो गया। सड़क हो गया, सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे या बिजली, तो वे बनाए जाते हैं। अगर वे बनाते हैं तो क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा आय लगेगा, बहुत ज्यादा उनका व्यय होगा, पैसा खर्च होगा, तो उस हिसाब से वे हमसे जब पैसा वसूलेंगे तो हम उसको या तो दे नहीं पाएंगे और वे वसूल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इससे संबंधित कामों को कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र करता है, यानी कि सरकार के द्वारा इन कामों को किया जाता है। रेलवे से संबंधित, सड़क से संबंधित, बिजली से संबंधित, ये काम सभी काम कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, और सरकारी क्षेत्रों के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए, कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। यानी कि कोई भी निजी क्षेत्र वो काम तब तक नहीं कर पाएगा, या कंपनी वो काम तब तक नहीं कर पाएगी जब तक कि सरकार प्रोत्साहित नहीं करती है। बिना सरकार के प्रोत्साहित किए बिना वो निजी क्षेत्र वो काम कर ही नहीं सकता। जैसे कि अब मान लेते हैं बिजली से संबंधित, जैसे बिजली किसके द्वारा, बिजली जो उत्पादित की जाती है, अगर इस बिजली के उत्पादन करने पे जितना उसका खर्च जाता है, और उस हिसाब से अगर बिजली का क्या कहते हैं कि बिजली का से वसूल किया जाए, बिजली कंपनियों को दिया जाता है, बिजली बनाने में ज्यादा पैसा खर्च आता है, बिजली को उत्पादन करने में ज्यादा पैसा खर्च आता है, तो उस उत्पादन के खर्च के हिसाब से अगर कंपनियों से बिजली देने के बदले पैसा वसूल किया जाए, तो वे कंपनियां क्या हो जाएंगी, कंपनियां पैसा देने में असमर्थ हो जाएंगी। बहुत सारी कंपनियां, छोटी कंपनियां वो तो बैठ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो सरकार क्या करती है, सरकार ऐसे दर पे उनसे बिजली का पैसा का भुगतान करवाती है जितना वो समर्थ हो। जैसे मान लीजिए कि सबके घर में बिजली आती है प्रति यूनिट के हिसाब से
अब कुछ पैसा लगता है। मान लीजिए प्रति यूनिट के हिसाब से 5 रुपया सरकार का खर्च आता है, या मान लीजिए सरकार का 20 रुपया खर्च आता है, प्रति यूनिट के बिजली बनाने में 20 रुपये का खर्च आता है। तो सरकार को लगता है कि हर व्यक्ति से अगर 20 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से वसूला जाए तो वो व्यक्ति असमर्थ हो जाएगा, वो बिजली मतलब बिजली का पैसा देने के लिए वो असमर्थ हो जाएगा। तो सरकार क्या करेगी, सरकार ऐसा दर निश्चित करेगी ताकि वो व्यक्ति वो बिजली का भुगतान कर सके। तो हो सकता है सरकार 5 रुपया कर देगी, 5 रुपया प्रति यूनिट, ताकि वो व्यक्ति क्या कर पाए कि 1 यूनिट का 5 रुपये के हिसाब से वो बिजली का भुगतान कर पाए। तो ये सारी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं। और इसी तरह से कंपनियों को भी ये सुविधाएं जाती है, क्योंकि अधिकतर कंपनियां बिजलियों से ही चलती हैं। तो छोटे मोटे कंपनी अगर ऐसी सुविधा न दी जाए तो बंद हो जाएंगे, इसलिए सरकार के द्वारा इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। इसी प्रकार की सुविधाएं कृषकों को भी दी जाती हैं, हमारे जैसे कृषकों को भी दी जाती है, हम लोगों की तरह कृषकों को भी दी जाती है। जैसे कि क्या होता है कि सरकार हमसे गेहूं और चावल खरीदती है, गेहूं और चावल अच्छे दाम पे हमसे खरीदती है। आप सभी को मालूम होगा क्या समर्थन मूल्य होता है, जिसके हिसाब से सरकार क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमसे गेहूं चावल खरीदती है, और उसको सरकार फिर क्या करती है, भंडारित करती है। गेहूं और चावल को भंडारित करती है और पुनः उसे सस्ते दामों पे राशन के दुकानों के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाती है। जैसे कि हम मान लें कि अगर 18 रुपये 20 रुपये किलो गेहूं हमसे खरीदती है सरकार, तो फिर उसको भंडारित करवाती है और राशन के माध्यम से उसे आम आदमी तक 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से पहुंचवाती है। तो ये हम पिछले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, 9th में आप पढ़ चुके होंगे अर्थशास्त्र में। इस तरह से सरकार के द्वारा ये किया जाता है। तो ये कृषि क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा इस प्रकार के काम किए जाते हैं। अब देखिए, अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। अधिकतर जो बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। इस पर सरकार अधिक रूप से व्यय करती है, सरकार का व्यय करना अनिवार्य है। उन गतिविधियों पर सरकार का काम अनिवार्य है, सरकार को व्यय करना अनिवार्य है, जिसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा। अब जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर व्यय कौन करेगा, ये सरकार के लिए अनिवार्य है, सरकार का महत्वपूर्ण काम है, ये सरकार इस पे व्यय करती है। स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य सेवा देना, ये भी किसका अनिवार्य काम है, सरकार का अनिवार्य काम है, इस पे भी सरकार ही व्यय करती है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं, जिनका सरकार के द्वारा काम किया जाना अनिवार्य है और व्यय भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग आधे बच्चे क्या हैं, कुपोषण के शिकार हैं। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे क्या हैं, कुपोषण के शिकार हैं। और उनमें से हम कह सकते हैं कि 1/4 जो है, 1/4 गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। एक तो आधे बच्चे 50% बच्चे क्या है, कुपोषण के शिकार हैं, और आधे 1/4 जो लोग हैं वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। तो ये कुपोषण के शिकार क्यों हुए, क्योंकि इन्हें अच्छे से खान पान कि इनको जो खान पान मिलना चाहिए था, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्या हुआ, पौष्टिक भोजन न मिल पाने का, अच्छा खान पान न होने का कुपोषण के शिकार हो गए। जो 1/4 गंभीर बीमारियों से पीड़ित हुए, ये भी खान पान स्वस्थ जल न मिलने के कारण इनकी समस्याएं आई, ये गंभीर रूप से बीमार हो गए। तो सरकार का इसमें मुख्य काम क्या है, सरकार का मुख्य काम है शिशु मृत्यु दर, जो हम पढ़ चुके हैं, पिछले भागों में हम पढ़ चुके होंगे शिशु मृत्यु दर, जिसमें उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल है वो अव्वल है। कौन कौन, उड़ीसा जो है राज्य और पश्चिम बंगाल नहीं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश क्या है, बहुत ज्यादा अव्वल है। मतलब कि उड़ीसा में 44/1000 पे 44 शिशुओं की मृत्यु होती है, मध्य प्रदेश में 47। जो संसार में सबसे जो गरीब देश होंगे उससे भी ज्यादा है, उन गरीब देशों से भी ज्यादा है शिशु मृत्यु दर की। 1044 लोग उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में 47 लोग मरते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं सरकार के सामने। तो सरकार का ये काम है कि शिक्षा के लिए पैसा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य के लिए अगर स्वास्थ्य पे ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो कुपोषण के शिकार बच्चे नहीं होंगे, गंभीर समस्या से पीड़ित नहीं होंगे। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, पेयजल, क्योंकि पानी से भी, अस्वच्छ जल से भी काफी सारी बीमारियां होती हैं। कहा जाता है कि लगभग आधी बीमारी तो पानी की अशुद्धता के कारण ही होता है। तो पेयजल भी सरकार का ही काम है, उसे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, और गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है,
सरकार की जिम्मेदारी है। और फिर भोजन उपलब्ध कराना, सभी कोई भी भूखा न रहे, हर व्यक्ति को भोजन मिले, 2 टाइम का भोजन हर व्यक्ति को मिले, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। उनको पौष्टिक भोजन मिले। तो ये सारी समस्याएं हैं जो सरकार के सामने है और सरकार निश्चित रूप से इन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास जारी रखे हुए है और करती भी है। तो आई होप आपको आगे भी सरकार का ये जो जितने भी ये समस्या है उसको सरकार कुछ आने वाले समय में इनको क्या करेगी, इन समस्याओं को दूर करने में सरकार क्या होगी, समर्थ होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो कुपोषण जैसी बीमारी जो है या अन्य जो गंभीर बीमारी है वे क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। गरीबी जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, निर्धनता जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, आय की कमी भारत की सबसे बड़ी समस्या है, वो दूर हो जाएगी। इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता है। अगर काम मिलता है, रोजगार, अच्छा रोजगार मिलता है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, परिवार की स्थिति अच्छी होगी, देश का आय बढ़ेगा, देश विकसित होगा, विकासशील से विकसित हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो कुछ पॉइंट आज मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।